बच्चों स्क्रीन देख पा रहे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा। ठीक है, कल का रिवीजन कर लिया सभी ने? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के फटाफट 10 स्टेप्स बोलो। सबसे पहले क्या बोला था हम लोगों ने? CZ DZ, याद आ रहा है सभी को? CZ DZ, C फॉर कोरोना रेडिएटा ब्रेकडाउन, Z फॉर ZP3 बाइंडिंग, D फॉर depolarization and Z फॉर जोना पेलुसिडा ब्रेकडाउन। जोना पेलुसिडा को किस एंजाइम ने ब्रेक किया था? जोना पेलुसिडा को एंजाइम, एंजाइम का नाम बोलो। जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन ने ब्रेक किया था, कोरोना रेडिएटा को हाइलुरोनिडेज ने किया था। इसके बाद है बेटा पेप्सी। चलिए P फॉर, P स्टैंड्स फॉर पेरीविटेलाइन स्पेस एंट्री, यहाँ पे एंट्री होगी। F फॉर फ्यूजन, कौन सा प्रोटीन यूज होगा फ्यूजन के लिए? फर्टिलिन, वेरी गुड। अनदर P फॉर फैगोसाइटोसिस, कंप्लीट स्पर्म एंटर कर जाएगा एग के अंदर। एस का मतलब है सिक्रीशन। अब दो चीजों को रिलीज की जाएगी, वन इज सेकेंड पोलर बॉडी एंड अनदर इज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के सिक्रीशन किस मेम्ब्रेन को फॉर्म करेंगे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के सिक्रीशन किसको वो फॉर्म करेंगे? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को। और इसी फेनोमेना को आप बोलोगे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अगर नहीं लिखा था तो वहां ऐड कर लेना। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज रेफर्ड एज स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। और आई का मतलब बेटा इनिशिएशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। स्टेप्स याद है? सबसे पहले गैमिट का फ्यूज होना, क्या बोला? सिनगैमी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिक्सिंग, प्लाज्मोगैमी, वेरी गुड। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ्यूजन, कैरियोगैमी। क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को? क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो ना साथ साथ? गुड। क्वेश्चन चेतन सॉल्व करते जाओ बेटा। और लास्ट में मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखो, कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ाई कर लिया था अप टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट के सारे सेल्स आपको याद है ना? ब्लास्टोसिस्ट के सेल जो पेरीफेरी में है, क्या नाम दोगे पेरीफेरी वाले सेल्स को? ट्रोफोब्लास्ट।
जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इनर सेल मास, या एम्ब्रायोब्लास्ट भी बोल सकते हैं ना इनको। वेरी गुड। और ये होते हैं बच्चों स्टेम सेल। अब देखो आपको बोले थे ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल, जैसे यहाँ पे एक और ये दो सेल देख रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स या एमनियोजेनिक सेल्स। और कैविटी को क्या बोलोगे? कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। तो ये बताइए मैमेलियन ब्लास्टुला में क्या डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है? मैमेलियन ब्लास्टुला में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है बेटा, और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। बहुत अच्छे। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, देखिए लिखते जाओ। लिखो द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the wall of uterus. The process of attachment of blastocyst to the wall of uterus. और यूट्रस की कौन सी वॉल है ये? एंडोमेट्रियम। ठीक है, टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज रेफर्ड एज इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलोगे? इम्प्लांटेशन। देखो यूजुअली क्या होता है इम्प्लांटेशन, ये इट अकर्स आफ्टर 7th to 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिनों के बाद क्या हो जाता है बच्चों? इम्प्लांटेशन। इट यूजुअली अकर्स 7 to 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो 7 से 8 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये यूट्रस की वॉल है बच्चों, और ये एंडोमेट्रियम में कॉइलिंग। कॉइलिंग किस हार्मोन ने प्रोड्यूस किया था, याद आ रहा है? कॉइलिंग इज कॉज्ड बाय व्हिच हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट आया और ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आपको पहले बताया था। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज ना, फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट है बेटा एम्पुला। इम्प्लांटेशन की बात हो रही है। पढ़ाई नहीं करते तुम लोग, सब रेडीमेड मिल रहा है, बैठ के बस वीडियो देखो और पढ़ते नहीं हो, रिवीजन कुछ नहीं। मोस्ट कुछ बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस। लेकिन आपको बोला था इम्प्लांटेशन बॉडी में भी हो सकता है। लिखो जल्दी से, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन is fundus of uterus. Most common site of implantation is fundus of uterus. देखो after implantation endometrium is now referred as decidua. देखो जब बच्चों एंडोमेट्रियम में क्या आ जाए? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एंडोमेट्रियम जिसमें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड है, ऐसे एंडोमेट्रियम को नाम दोगे डेसिडुआ। तो बेटा जब भी हम डेसिडुआ वर्ड यूज करते हैं ना, इसका मतलब है कि इस एंडोमेट्रियम में क्या जुड़ा हुआ है? इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा इम्प्लांटेशन किस स्टेज में हुआ? जाइगोट में हुआ, मोरुला में हुआ, या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में?
इम्प्लांटेशन अकर्स इन ब्लास्टोसिस्ट। अरे बार बार बोल रहा हूँ, अटैचमेंट ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है, ब्लास्टुला स्टेज का हो रहा है। हाँ, इट इज 7 to 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। बड़ा ब्लास्टुलेशन हेडलाइन कल ही लिख दिया था, आप कल एब्सेंट हो गए थे। तो देखिए, तो एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट, एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ऐसा एंडोमेट्रियम जिसके, अभी तुम लोग आराम से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर उधर ध्यान नहीं लेकर जाओ, बस चुपचाप सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं है किसी को। तो देखो, एंडोमेट्रियम जिसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको क्या बोलते हो? डेसिडुआ। क्या बोल रहे हो बेटा? डेसिडुआ। अब सुनना, देखो ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही अटैच होता है, यहां पर जोना पेलुसिडा का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के साथ ही कौन सी लेयर टूट के अलग हो जाती है? जोना पेलुसिडा। याद है ना, जोना पेलुसिडा ऊपर थे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जोना हैचिंग। जैसे अंडे के बाहर चूजे आते हैं ना, वैसे ब्लास्टोसिस्ट जोना के बाहर आ गया, इसलिए प्रोसेस को बोल रहे हो जोना हैचिंग। अब देखो यहाँ पे अटैच हो गया एंडोमेट्रियम के साथ, और अब इस एंडोमेट्रियम को आप क्या नाम दे रहे हो? इसको अब आप बोल रहे हो डेसिडुआ। अब सुनो, इस डेसिडुआ को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखो, ये जो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हो, ये ब्लास्टोसिस्ट एंजाइम सिक्रेट करेंगे, और ये एंजाइम्स क्या है? इस डेसिडुआ को इनगल्फ करते जाएंगे। मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बेटा जो अटैच हो गया है ना, ये अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट एंजाइम सिक्रेट करेगा, और ये एंजाइम्स देखिए डेसिडुआ को डाइजेस्ट करते जाएंगे। और जैसे आप एक गेंद लो और उस बॉल को धीरे धीरे सैंड के अंदर, रेत के अंदर प्रेशर देते जाओ, तो गेंद धीरे धीरे उस रेत के अंदर जाता जाएगा। इसी प्रकार से ये जो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हो, ये ब्लास्टोसिस्ट स्लोली अपने को किसके अंदर एम्बेड कर देता है? ये धीरे धीरे अपने आप को डेसिडुआ के अंदर एम्बेडिंग करता है। तो अभी देखिए क्या हुआ, पहले अटैचमेंट हुआ और फिर एम्बेडिंग हो रही है। तो अब देखो क्या होता है, एम्बेडिंग के कारण कुछ डेसिडुआ डिस्ट्रॉय हुआ ना, लेकिन बेटा ये फटाफट ये डेसिडुआ फिर से किसको कवर कर लेगा? ये डेसिडुआ फिर से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। तो आप देखिए कुछ डेसिडुआ ऐसे हैं, जरा यहाँ वाला देखो, ये डेसिडुआ, ये वाला रीजन देखो, डेसिडुआ का ओ पार्ट जो ब्लास्टोसिस्ट के ठीक नीचे होता है। भाई आपने गेंद रेत में दबा दी, तो रेत का कुछ हिस्सा किसके नीचे है? उस बॉल के नीचे, और कुछ जो सैंड है बॉल के ऊपर भी तो है। तो सैंड बेटा बॉल के नीचे भी है और बॉल के ऊपर भी है। उसी प्रकार से डेसिडुआ का थोड़ा सा हिस्सा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रियो के नीचे है, इसको बोलोगे डेसिडुआ बैसिलिस। इसको क्या नाम दिया? डेसिडुआ बैसिलिस। लेकिन जो डेसिडुआ ऊपर की तरफ, ये वाला, इसको बोलोगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सूल यानी कवर, इसको बोल रहे हो कैप्सुलरिस। और देखो कुछ डेसिडुआ जैसे ये वाला, यूट्रस में बाकी जो डेसिडुआ जो ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में नहीं होते, जैसे ये वाला, क्या ये वाला एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में है? नहीं है। तो जो बेटा ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में नहीं होते, उसको आप नाम देते हो डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो अब देखिए हमारे पास डेसिडुआ के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। डेसिडुआ जो ब्लास्टोसिस्ट के नीचे होता है, विच लाई बीनेथ, ये देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस सबसे पहले लाई एबो ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर होता है उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस। विच लाई बीनेथ, जो नीचे होता है उसको क्या बोलोगे? डेसिडुआ बैसिलिस। नाम से ही बेटा क्लियर है,
बेस पे, और जो do not have any contact with blastocyst। तो जो ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, सभी को ऑडियो आ रही है? ठीक है बेटा। तो देखिए अभी डेसिडुआ के कितने टाइप हो गए? 3। ठीक है, कितने टाइप? 3। ठीक है, तो डेसिडुआ का वो हिस्सा जो ब्लास्टोसिस्ट के नीचे है क्या बोलोगे? बैसिलिस। जो ऊपर है उसको क्या बोलोगे? कैप्सुलरिस। और जो बेटा कांटेक्ट में नहीं है उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ पेराइटलिस। अच्छा, सबसे ज्यादा अमाउंट किस प्रकार के डेसिडुआ का होगा, बता सकते हो? सबसे ज्यादा अमाउंट किस डेसिडुआ का होगा? बैसिलिस का या पेराइटलिस का? सबसे ज्यादा पेराइटलिस होगा। वेरी गुड, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने करेक्ट बोला। डेसिडुआ पेराइटलिस सबसे ज्यादा होंगे। नीचे एक नोट डाल दो, डेसिडुआ बैसिलिस will participate in formation of placenta। Decidua bacillus will participate in formation of placenta। will participate in formation of placenta। तो देखो आपको इम्प्लांटेशन में 3-4 बातें जो अच्छे से याद रखनी है। अच्छा देखो, डेसिडुआ कैप्सुलरिस को ही ना क्लोजिंग कोएगुलम भी बोलते हैं, ऐसा भी लिख लो। डेसिडुआ कैप्सुलरिस इज आल्सो रेफर्ड एज क्लोजिंग कोएगुलम, क्योंकि उसने एम्बेडिंग के बाद कवर किया ना, इसलिए बड़ा। देखिए नोट में पहला पॉइंट है, डेसिडुआ बैसिलिस विल फॉर्म प्लेसेंटा, पहला पॉइंट। और नोट के अंदर मैं अब दूसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। देखिए, डेसिडुआ कैप्सुलरिस is also referred as closing coagulum, is also referred as closing coagulum। ठीक है, तो देखो यहाँ जो बातें आपको याद रखनी है, 4-5 बातें आपको याद रखनी है इम्प्लांटेशन में। जो पहला पॉइंट है बेटा, इम्प्लांटेशन होता क्या है, तो आप बता दोगे? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता कौन से दिन है? तो इट अकर्स ऑन 7 to 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और बेटा ये कंप्लीट एम्बेडिंग जो है ना, ये 11 to 12 डे पूरा होता है। ठीक है, पर इम्प्लांटेशन आप बोलोगे 7 to 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन आप एंडोमेट्रियम को क्या नाम देते हो? आफ्टर इम्प्लांटेशन नाउ एंडोमेट्रियम इज रेफर्ड एज डेसिडुआ, है ना। जैसे देखो क्या होता है, जब तक अनमैरिड होते हैं लड़के बोलते हैं मास्टर, मैरिज के बाद बोलते हैं भाई मिस्टर। डॉक्टर बनोगे तो आपके नाम के आगे सैल्यूटेशन लगेगा ना, डॉक्टर, राइट। तो उसी प्रकार से हम ये क्लासिफाई करते हैं कि ये डेसिडुआ जो है बच्चों, ये डेसिडुआ में इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो हम इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और इम्प्लांटेशन हो गया है तो हम इसको बोलते हैं डेसिडुआ। ये बात सभी को क्लियर है? फोर्थ जो पॉइंट आपको याद रखनी है, इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है? आंसर फटाफट लिखो। इम्प्लांटेशन अकर्स इन क्लीवेज, मोरुला या ब्लास्टुला स्टेज? ब्लास्टुला स्टेज। और मेमेलियन ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट, राइट। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास जो हुई उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो ये हो गया बच्चों इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद
नेक्स्ट स्टेज है क्या, गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टुलेशन हो गया, ब्लास्टुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आ रहे हो गैस्ट्रुलेशन। तो देखो गैस्ट्रुलेशन के अंदर बच्चों 4 इवेंट्स होने जा रहे हैं। कितने इवेंट्स, 4 इवेंट्स, ठीक है। और ये 4 इवेंट को याद रखने के लिए आप जरा एक एक्रोनिम याद रखो। गैस्ट्रुलेशन में बच्चों 4 इवेंट होने जा रहे हैं, पहले याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो है इवेंट एम स्टैंड्स फॉर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल। सुन लो, पहले लिखो कुछ नहीं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। देखो ब्लास्टुला की हालत कैसी होती है, जैसे आप एक रेलवे स्टेशन पे देखते हो ना, प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स खड़े हैं, सब अपने सीट के बाहर आके खड़े हो गए, मतलब रैंडम उनका अरेंजमेंट है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने को होती है बेटा, क्या सभी अपने पोजीशन पे आ जाते हैं? बिल्कुल। तो ब्लास्टुलेशन स्टेज को आप कंपेयर कर सकते हो एक रुकी हुई ट्रेन से। यहाँ पे जो सेल्स है वो रैंडमली अरेंज है, और गैस्ट्रुलेशन को अरेंज आप कंपेयर कर सकते हो चलती हुई ट्रेन से, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन को आप कंपेयर कर सकते हो चलती हुई ट्रेन से। तो अब देखो क्या हुआ, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन स्टेज स्टार्ट होता है, क्या होता है, सेल्स जिनको हेड का फॉर्मेशन करना है वो उस रीजन में पहुंच जाते हैं, जिनको पैरों का फॉर्मेशन करना है वो उस रीजन में पहुंचते हैं। तो सेल्स अपने पोजीशन को अक्वायर करने लगते हैं, और इसको बोलते हैं वो बच्चों मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। क्या बोलोगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। तो देखो ये मूवमेंट 2 प्रकार से होता है, एक बोलते हो आप एपीबॉली और दूसरे को क्या बोलते हो, एम्बॉली। एपीबॉली, अगर एक्टोडर्म को फॉर्म करने वाले सेल मूव कर रहे हैं तो आप बोलोगे एपीबॉली, और मीजोडर्म और एंडोडर्म को फॉर्म करने वाले सेल मूव कर रहे हैं तो इसको बोलोगे एम्बॉली। तो मूवमेंट 2 ही प्रकार का, गैस्ट्रुलेशन में मूवमेंट 2 प्रकार का, एक एपीबॉली और दूसरा एम्बॉली। अच्छा ये बताओ ज्यादा एनर्जी कब खर्च होगी, जब सेल स्टेशनरी है या जब सेल मूव कर रहे हैं, इस स्टेज में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, मूवमेंट के समय। तो बेटा गैस्ट्रुलेशन फेज में क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना सेल्स का वो मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, अरे तुम लोगों ने मोएट तो पढ़ा है ना, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, ऐसा सुना होगा, तो ये याद रखना तुम्हारे लिए आसान है, इसीलिए बोला। अब देखो ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। ई का मतलब है बच्चे, ई का मतलब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से है, एमनियन है, कॉरियन है, एलेंटॉइस है, ये कैसे बनते हैं अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और फिर यॉर्क सैक है, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। अच्छा तुम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ऐसा नाम सुना है क्या? यस। तो जिसमें एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर होते हैं, उनको क्या बोलते हो, डिप्लोब्लास्टिक। हम लोग क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वेरी गुड। तो बेटा देखो होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। टी, टी स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। देखो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के साथ ही क्या होता है, इनर सेल मास, इनर सेल मास वो जर्मिनल लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये तीनों लेयर का बनना बेटा, इन तीनों में सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, एंडोडर्म बनती है, फिर बनती है मीजोडर्म, और फिर बनती है एक्टोडर्म।
ठीक है, तो सबसे पहले वाले को आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है? सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लेयर इज, वही सीक्वेंस लिख दिया मैंने, एंडोडर्म। बस ये याद रखना, यही पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लेयर इज एंडोडर्म। तो अभी क्या क्या प्रोसेस होने जा रहा है, आपको बात समझ आ गई? आप सुनो, यहाँ पे ये देखो, मैंने गैस्ट्रुलेशन में ये इवेंट मेंशन कर दिए। यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो आप? सबसे पहले मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स टू देयर पर्सपेक्टिव एरिया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हो बेटा? ऑर्गेनोजेनेसिस। तीसरा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन विच आर एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्साइट। कितने एग मेम्ब्रेन होते हैं? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने होते हैं? 4। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्साइट। कोरियन तुमको याद है, मैंने कट करने को बोला था एग मेम्ब्रेन में, है ना? वहां पे कट कर देना, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है बेटा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन। अब देखो, इसके बाद ये है बेटा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे पहला है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। तो आपको बताया कि ऑर्गन फॉर्म करने के लिए जो सेल्स है अपने रीजन में पहुंचने लगती है। जिनको हेड फॉर्म करना है वो एंटीरियर रीजन में, जैसे ये एम्ब्रियो है। अब मान लो ये सेल जिसको हेड का फॉर्म करना है, तो ये सेंटर से कहाँ मूव करेगी? पेरीफेरी पे। लेकिन मान लो किसी को एब्डोमेन फॉर्म करना है और वो पेरीफेरी पे है, तो वो पेरीफेरी से किधर मूव करेगी? सेंटर की तरफ। तो दो टाइप के बेसिक मूवमेंट होते हैं बच्चों। पहला मूवमेंट हम लोगों ने क्या बोला? एपिबॉली। एपिबॉली इज मूवमेंट ऑफ, जल्दी बोलो, एक्टोडर्म या मेसोडर्म? एपिबॉली इज मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और एम्बोली क्या बोलते हो? मूवमेंट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट याद रखना है, सेल मेटाबॉलिज्म is highest during gastrulation। तो ये ध्यान रखना, इस समय जो गैस्ट्रुलेशन के समय बड़ा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट होता है। तो सबसे पहले हो गया मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, अब देखो इसके बाद सेकंड क्या बोला था हम लोगों ने? ऑर्गेनोजेनेसिस। What is organogenesis? Process of formation of organs called as organogenesis। अब बेटा ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी में एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है ऑर्गन फॉर्मेशन का, और वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस में जरा ऑर्गन फॉर्मेशन का सीक्वेंस याद रखो। टोटल जेस्टेशन पीरियड, टोटल जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितने मंथ का है ह्यूमन में? 9 मंथ का। सभी को जान रहे हो? तो इस 9 मंथ में ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा इसको समझ लीजिए। देखो क्या होता है, जो एंड ऑफ फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ के एंड तक हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जरा ध्यान रखना और अच्छे से सुनो भी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारा आता है इस पार्ट से, ऑर्गेनोजेनेसिस से। सेकेंड मंथ के एंड तक, ठीक है, यहाँ पे लिम्ब और डिजिट्स, आपके हाथ पैर और उनकी उंगलियां, लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्मेशन।
ये दो बातें याद हो गई। और तीसरे मंथ के एंड तक देखो, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम विल फॉर्म। देखो बहुत इंटरेस्टिंग, ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम, जैसे बेटा हमारे बॉडी में डिजिट्स का मतलब है बेटा उंगलियां। देखिए थर्ड मंथ के एंड तक, जैसे आप जानते हो हमारे बॉडी में 8-9 सिस्टम्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना, ऐसे 8-9 सिस्टम है। तो वो पूरे सिस्टम बन के रेडी किस महीने तक हो चुके हैं? थर्ड मंथ तक सारे ऑर्गन सिस्टम बन के रेडी हो चुके हैं। यहां तक का डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, और बहुत रैपिड भी होता है। अब देखो क्या होता है, थर्ड मंथ के एंड में गैस्ट्रुलेशन खत्म, ठीक है, और थर्ड मंथ के एंड में गैस्ट्रुलेशन खत्म, ठीक है। अच्छा शुरू का देखो, शुरू के 3 महीने शुरू के, बीच के और अंत के। तो शुरू के 3 महीने जो है बेटा, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और यहां पर देखिए गैस्ट्रुलेशन खत्म, एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज डिवीजन याद है क्या सभी को, कल पढ़ा था। क्लीवेज डिवीजन स्टॉप्स एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, क्लीवेज डिवीजन स्टॉप्स, ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछेगा मॉड्यूल में क्वेश्चन है, क्लीवेज डिवीजन कब स्टॉप हो जाता है, तो उसका आंसर है एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब देखो बेटा आगे किस महीने में, फोर्थ मंथ, जरा यहां ध्यान से देखिए, फोर्थ मंथ, यहाँ पे कोई भी मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे केवल ग्रोथ होता है, ऑर्गन तो सारे बन चुके, केवल ग्रोथ होता है, ठीक है। फिफ्थ मंथ में देखो, फोर्थ मंथ छुट्टी थी, फिफ्थ मंथ में आपको चेंजेस दिखेंगे। क्या चेंज दिखा भाई? आपको पता है बॉडी में जो सबसे रैपिडली ग्रो करने वाले हेयर है वो सिर के बाल है, ठीक है। सबसे तेजी से हमारे बॉडी में ग्रो करने वाले जो हेयर है बेटा, वो स्कैल्प हेयर है, सिर के बाल। तो फिफ्थ मंथ में देखो, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ, डीवी लिख रहा हूं समझ जाओगे ना, डेवलपमेंट ऑफ स्कैल्प हेयर, सिर के बाल आ गए, डेवलपमेंट ऑफ स्कैल्प हेयर, पहली बात। और दूसरी बात आप जो याद रखना, वो दैट इज फीटल मूवमेंट। अब बच्चा पेट में अपनी मदर के मूव कर सकता है फिफ्थ मंथ में, ठीक है, फिफ्थ मंथ में बच्चा मूव करना शुरू कर दिया। सिक्स्थ मंथ में देखो बहुत इंटरेस्टिंग, भाई बॉडी में सबसे रैपिडली ग्रोइंग हेयर कौन सा, सिर के बाल, और सबसे स्लो ग्रो करने वाले हेयर है आई लैसेज। तो बेटा सिक्स्थ मंथ में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ आई लैसेज, ठीक है, आई लैसेज आ गए। और अब बच्चा आंख खोल के देखेगा कि भाई सब ठीक, सारा डेवलपमेंट ठीक चल रहा है ना, तो यहाँ पर आई लिड का सेपरेशन हो जाएगा, आई लिड सेपरेशन। अब बच्चा अपनी आंखों को खोलकर देख सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ आई लैसेज जो है बेटा, ये सबसे स्लो ग्रोइंग हेयर है आई लैसेज, ओके। और सबसे फास्ट ग्रोइंग हेयर कौन से, स्कैल्प हेयर, सिर के बाल। तो सिर के बाल किस महीने में आ गए, स्कैल्प यानी सिर के बाल किस महीने में, फिफ्थ मंथ। और आई लैसेज कब आए, सिक्स्थ मंथ। तो इससे याद रहेगा तुमको, ध्यान रखना, ठीक है। फीटल मूवमेंट किस महीने में, ठीक है। आप देखो इसको बोल दिया आपने क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर है, सेमेस्टर नहीं लिख डालना। और अब इसके बाद आ गए लास्ट में, सेवेंथ
8th और 9th मंथ। अब यहाँ पे इसको बोल रहे हो क्या, 3rd ट्राइमेस्टर, और यहाँ पे केवल आपको बोलना है फीटल ग्रोथ। यहाँ पे बस फीटस का साइज इंक्रीज हो रहा है। फीटस जो है बेटा अपना मैक्सिमम साइज जो है ना, मैक्सिमम वेट, ऑलमोस्ट 70 to 75% जो वेट गेन करता है वो लास्ट के 3 महीने में करता है। ठीक है, ट्राइमेस्टर बेटा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि 3-3 महीने का ये हमने ग्रुपिंग किया है, तो इसको ट्राई मीन्स 3। सेक्स डिटर्मिनेशन तो बेटा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही हो गया। ये तो जेनेटिक्स में कितनी बार पढ़े हो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस, चलो फटाफट बताओ फर्स्ट मंथ के, अब देखना नहीं और बिना देखे हुए बोलते जाओ। फर्स्ट मंथ के एंड में कौन सा ऑर्गन ग्रो हुआ? फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट, सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स, थर्ड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ के एंड में ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन बन के रेडी हो गए। गैस्ट्रुलेशन यहाँ पे खत्म, क्लीवेज स्टॉप्स। ठीक है, अच्छा पार्चुरेशन होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ, नीचे लिखो, नोट डालो, पार्चुरेशन अकर्स एट द एंड ऑफ 9th मंथ। Parturition occurs at the end of 9th month. अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एपिबॉली हम लोग पढ़ चुके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। मोएट में पहला क्या पढ़ा? एम स्टैंड्स फॉर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, कितने प्रकार से? एपिबॉली और एम्बॉली। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस अभी याद हो गया क्या? सभी को याद होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो अब जरा बोलना, हार्ट किस मंथ में? लिम्स एंड डिजिट्स, मेजर ऑर्गन सिस्टम, बहुत बढ़िया, सभी को याद हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब देखो बेटा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये स्टेज आप पहचान रहे हो? ये स्टेज कौन सा है? ये जो मैंने बना रखा है ये वाला स्टेज कौन सा है बताओ जरा? ये है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, याद है ना सभी को? तो बेटा इस स्टेज का क्या होता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये वाला जो स्टेज आप देख रहे हो, इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। राइट। जो बच्चे कल लेक्चर नहीं सुने, रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उन्होंने इसको अच्छे से ध्यान से देख लिया? ठीक है, तो बेटा आप देखो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जैसे ही ये यूट्राइन वॉल में अटैच होता है, देखिए इसकी इस सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इनर सेल मास, याद आ रहा है क्या? इसको नाम दिया था इनर सेल मास। देखो इनर सेल मास फटाफट 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इम्प्लांटेशन होने के साथ ही इनर सेल मास बच्चों 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये ग्रीन से जो मैंने ड्रॉ करा है, इसको बोलोगे एपिब्लास्ट। और बेटा नीचे वाला जो लेयर देख रहे हो इसको बोलोगे हाइपोब्लास्ट। तो इनर सेल मास ने फटाफट 2 लेयर बना दिए, एक एपिब्लास्ट, एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे, तो ऊपर वाली लेयर एपिब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स है
वो ब्लास्टोसील कैविटी के ऊपर, ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है ना, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टुला में एक कैविटी मिलती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो हाइपोब्लास्ट की सेल्स जो है बच्चों, ये ब्लास्टोसील के चारों तरफ इस प्रकार से ग्रो हो जाती है। और ग्रो होने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैविटी बन गई ना, ये वाली जो कैविटी फॉर्म हुई, इस कैविटी को नाम देते हैं बच्चों यॉर्क सैक कैविटी। क्या बोलोगे? यॉर्क सैक कैविटी। अच्छा, अब जरा तुम याद करो, यहाँ पे ये जो सेल्स है, इनर सेल मास जिसके कांटेक्ट में है, इन सेल्स का नाम क्या था? इनर सेल मास जिन ट्रोफोब्लास्ट सेल के कांटेक्ट में होती है, उन सेल्स को क्या बोलते हो? सेल्स ऑफ रॉबर्स। वेरी गुड, सेल्स ऑफ रॉबर्स बोल रहे हैं ना। सेल्स ऑफ रॉबर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। बेटा है तो ये भी ट्रोफोब्लास्ट सेल, पर क्योंकि ये डॉक्टर बन गया इसलिए नाम के आगे डॉक्टर लगा दिए, तो ये स्पेशल है। भाई डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना, तो वैसे ये सेल भी ट्रोफोब्लास्ट सेल ही है, पर थोड़ा स्पेशल है, इसलिए इसको एक और नाम दे रहे हैं हम लोग। इस सेल को बोल रहे हो सेल्स ऑफ रॉबर्स। ठीक है, तो ये देखो, ये सेल्स ऑफ रॉबर्स मैंने यहाँ भी बना रखा है। ये जो आप देख रहे हो ये सेल्स ऑफ रॉबर्स है। अब सेल्स ऑफ रॉबर्स क्या करती है, ये अंदर की तरफ डिवाइड करके, देखो यही डिवाइड करके एक और लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन्होंने एक और लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। तो आप बताइए, क्या एपिब्लास्ट और सेल्स ऑफ रॉबर्स यानी एमनियोजेनिक सेल्स ने भी एक कैविटी का फॉर्मेशन किया ना? यहाँ पे एक कैविटी बन गई, और इस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलोगे? एमनियोटिक कैविटी। तो आप देखो, ब्लास्टोसील इज नाउ रिप्लेस्ड बाय यॉर्क सैक कैविटी, और ऊपर एक नई कैविटी बन गई जिसका नाम क्या है? एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहे हो? एमनियोटिक कैविटी। सुनो क्या होती है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारी सेल्स, ठीक है, ये यहाँ पे देखो ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो गई, पेरीफेरी से बेटा ये देखिए अलग हो गई। यहाँ पे ये सेल्स आप देख पा रहे हो ना, ये सेल्स अलग हो चुकी हैं। और आप देखिए ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियो के बीच में कुछ खाली स्पेस आ गया, ये देख रहे हो, ये एम्प्टी स्पेस आ गया। इस एम्प्टी स्पेस के अंदर, सुनना, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर ये देखो मीजोडर्म लेयर अपीयर होगी। ये मीजोडर्म है जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये मीजोडर्म लेयर है। ये देखिए मीजोडर्म लेयर अपीयर हो गई। ठीक है, अब मीजोडर्म की एक लेयर तो आप यहाँ पे नोटिस करो, मीजोडर्म की एक लेयर बच्चों अभी भी किसके कांटेक्ट में है? ट्रोफोब्लास्ट। और एक लेयर जो है एमनियोजेनिक सेल यानी सेल्स ऑफ रॉबर के कांटेक्ट में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हाइपोब्लास्ट सेल के कांटेक्ट में। ठीक है, तो हाइपोब्लास्ट सेल जो नीचे की तरफ ग्रो हुई थी, ये वाला सभी को ध्यान है ना? हाइपोब्लास्ट सेल, ये देखो बच्चों यहाँ नीचे की तरफ ग्रो हुई थी, और इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। क्या बोलोगे इसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। देखो कुछ नहीं करना है, आप सिंपली ध्यान रखिए, ये लेयर है एपिब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट को ऊपर से किसने कवर किया, जल्दी से बताओ? एपिब्लास्ट को ऊपर से किस किस सेल ने कवर किया? सेल्स ऑफ रॉबर्स। बहुत बढ़िया बेटा। और हाइपोब्लास्ट नीचे की तरफ जब ग्रो हुई तो इसका नाम क्या पड़ गया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। समझ रहे हो?
इसका नाम पड़ गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, और ये एपिब्लास्ट, नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट, ऊपर की तरफ एपिब्लास्ट। कैविटी का नाम दो, इस कैविटी को बोलो, कैविटी को क्या बोलोगे? एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बेटा इनर सेल मास से बना। हाँ, कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। बहुत बढ़िया। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और हाइपोब्लास्ट ने जिस कैविटी को घेर रखा है उसका नाम यॉर्क सैक कैविटी। इतनी बातें क्लियर है क्या सभी को? एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट के ऊपर का कवर सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स बनाते हैं, हाइपोब्लास्ट के नीचे का कवर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा दो कैविटी बन गई। पहली कैविटी एमनियोटिक ऊपर की तरफ जो बनी, और नीचे वाली कैविटी को क्या बोल रहे हो? यॉर्क सैक कैविटी। ठीक है, अपने को इतना याद नहीं रखना है, ये बस आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कैसे बन रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब सुनो, आप देखो एम्ब्रियो जो है बच्चों, ये ट्रोफोब्लास्ट, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है ना, एम्ब्रियो उससे पूरी तरह अलग हो गया है, बस एक ही जगह जुड़ा है यहाँ पे, बाकी साइड पे वो अलग हो चुका है, और इस साइड को बोल रहे हैं कनेक्टिंग स्टॉक। और ये जो कनेक्टिंग स्टॉक आप देख रहे हो ना, ये कनेक्टिंग स्टॉक फ्यूचर का क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। ये बनाएगा बच्चों फ्यूचर प्लेसेंटा। फ्यूचर में प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड यहीं पर बनेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, कोई हर्ज नहीं, आराम से सुन लो बेटा। दो लेयर बनी, इनर सेल मास ने दो लेयर बनाया, ऊपर की लेयर को बोलो, क्या बोलोगे? एपिब्लास्ट। बहुत अच्छी बात है। नीचे के लेयर को हाइपोब्लास्ट। बहुत बढ़िया। अब देखो एपिब्लास्ट को चारों तरफ से घेर कर रखती है जो सेल, इस तरीके से इसके ऊपर एपिब्लास्ट को इस प्रकार से एपिब्लास्ट का रूफ जो बना रही है, इस सेल का नाम बोलिए। ये है सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। और सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स का दूसरा एक नाम भी जानते हो ना तुम लोग, एमनियोजेनिक सेल्स। अच्छा, हाइपोब्लास्ट के चलो नीचे बताओ, हाइपोब्लास्ट के नीचे के ग्रोथ को क्या बोल रहे हो? ये जो सेल नीचे की तरफ ग्रो हुई, नीचे के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अब इतनी बात समझ गए ना, तो अब क्लियर हो गया। अब सुनो, अब इसके ऊपर मीजोडर्म की लेयर ग्रो हुई। सुनो, एक तो मीजोडर्म की लेयर इसके साथ चिपकी हुई है बिल्कुल ऐसे, और एक मीजोडर्म की लेयर बाहर है ऐसे, और ये दोनों ही जगह पे किससे जुड़े हुए हैं? देखिए दोनों जगह पे ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। ये वाला डायग्राम देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो जहां पे आप देखो हर एक जगह पर तो ये अलग हो गया। ठीक है, हर एक जगह पर तो एम्ब्रियो ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो गया, पर बच्चों अभी भी ये वाली साइड पे एम्ब्रियो किससे जुड़ा हुआ है? कनेक्टिंग स्टॉक से। और ये कनेक्टिंग स्टॉक ही फ्यूचर में क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, अब सुनो, मैं यहाँ पे मीजोडर्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये देखो मीजोडर्म, ये बीच में जो सेपरेशन हुआ, तो ये एम्प्टी स्पेस आ गई ना, इस एम्प्टी स्पेस में बोला बेटा आपको, ये देखिए मीजोडर्म आएगी, और मीजोडर्म दो लेयर बनाएगी, एक तो एम्ब्रियो के साथ चिपका होगा, और दूसरी लेयर बच्चों बाहर ट्रोपोब्लास्ट के साथ चिपका होगा। ये देखो ये ट्रोपोब्लास्ट के साथ मीजोडर्म अटैच है, और यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के साथ अटैच है। अच्छा नोटिस करो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये यॉर्क सैक कैविटी है ना बच्चों,
यॉर्क सैक कैविटी क्लियर है सभी को? बेटा यॉर्क सैक कैविटी, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? कनेक्टिंग स्टॉक। क्या बोला? कनेक्टिंग स्टॉक। कोई डाउट यहां तक? नो। अब सुनो, यॉर्क सैक का थोड़ा सा हिस्सा, ये देखो यहाँ पे यॉर्क सैक जो है बच्चों, एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन बना रहा है कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर, एंड दिस ट्यूब लाइक फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक इनसाइड कनेक्टिंग स्टॉक इज रेफर्ड एज एलेंटोइस। इसको क्या बोलोगे बेटा? एलेंटोइस। अच्छा ये देखिए, ट्रोफोब्लास्ट और बाहर की तरफ देखिए, ये ट्रोफोब्लास्ट और मीजोडर्म, ये देखो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट और मीजोडर्म को मिलाकर हम नाम देते हैं कोरियन। क्या बोलते हो? कोरियन। सेल्स ऑफ रॉबर्स और मीजोडर्म को एक साथ नाम देते हैं बेटा एमनियन। ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और मीजोडर्म को एक साथ बोलते हैं यॉर्क सैक मेम्ब्रेन। यॉर्क सैक मेम्ब्रेन। आजा आजा, अरे मेरी बात सुनो। ये ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक बना है, ठीक बोल रहा है एक बच्चा। इधर ब्लैक बना है, इधर मैंने ग्रीन पेन यूज कर लिया बेटा। ठीक है भाई, ये लो ब्लैक कर दे रहा हूँ। सही बात है, डाउट हो जाता है डायग्राम में। तो ये बेटा ये भी ब्लैक कर दिया मैंने। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं डेवलप करना, ये ब्लैक ही है। अभी क्लियर है ना? तो ये मीजोडर्म है बच्चों। ठीक, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं लाओ। ठीक है। अच्छा अब चलो, अब तुम लोग समझ गए तो मेरे को बताओ, कोरियन, कोरियन को बनाने वाले दो स्ट्रक्चर का नाम बताइए जल्दी से। कोरियन को किसने बनाया? बहुत बढ़िया, किसी ने ठीक लिखा है। ट्रोफोब्लास्ट, ये है बेटा ट्रोफोब्लास्ट, है ना? सभी देख पा रहे हो? प्लस मीजोडर्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एमनियन बता दो फटाफट। एमनियन को किसने बनाया? सेल्स ऑफ रॉबर्स। अरे बहुत अच्छे, सेल्स ऑफ रॉबर्स, या इन्हीं को बेटा एमनियोजेनिक सेल भी बोलते हैं, प्लस मीजोडर्म। बहुत ही बढ़िया, अब समझ आ गई। एलेंटोइस बोलिए क्या है? क्या इसको मैं लिख दूं? ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन ऑफ यॉर्क सैक, चलेगा? ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन यानी लंबाई इसकी बढ़ती जा रही है। चलो, यॉर्क सैक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किसने किया है बताइए? यॉर्क सैक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन क्या लिख रहे हो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म। बहुत ही बढ़िया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म। अब सुनो, इतना जो मैंने आपको समझाया ना, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर ये सब लिखा हुआ है, तो वहां पे घबराना नहीं। अब अच्छे से समझ गए हो, और ये डायग्राम आज एक बार जरूर बनाना बेटा, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। सर कोरियन में सेल्स ऑफ रॉबर्स, हाँ कोरियन में भी सेल्स ऑफ रॉबर्स ही है, वहां भी आप बोल सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। लास्ट वाला डायग्राम एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं।
बेटा बाहर की तरफ आप जो सेल देख रहे हो वो कौन से सेल्स हैं? ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन जो सेल्स ऑफ रॉबर्स हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, वो स्पेशली यूज करते हैं किसके साथ? एमनियोटिक कैविटी के साथ। ठीक है तो दोनों एक ही चीज हो, आपको पहले ही बता दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैं थोड़ा उस बात को समझा दे रहा हूं, फिर कोई डाउट होगा तो तुम पूछ लेना। पहले क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, पहले अपन उसकी तैयारी कर ले। देखो बेटा, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा ना ट्रोफोब्लास्ट। और तीसरे में लिख दो आप इनके फंक्शंस, ठीक है। तीसरे में लिख दो फंक्शंस। अब चलिए फटाफट देखना जरा यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले कौन सी लेयर है? बाहर की तरफ कोरियन। देखो कोरियन में क्या क्या देख पा रहे हो आप? ट्रोफोब्लास्ट सेल देख रहे हो, बहुत ही अच्छा। प्लस क्या देख रहे हो? मीजोडर्म। ठीक है बेटा, ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कोरियन है ना, ये इस प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, समझ रहे हो, जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन में मदद करते हैं, ठीक है। वो अभी मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं। तो देखिए कोरियन, इट हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन पहली बात, इट हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। और दूसरा इसका बहुत इंटरेस्टिंग काम जानते हो, प्लेसेंटा जितने हार्मोन सिक्रीट करती है ना, वो कोरियन से ही करती है। तब नहीं, आपने एक नाम सुना होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, सुना नहीं ये सारा नाम? तो बेटा ये सारे, तो इट इज एंडोक्राइन इन नेचर। ठीक है, तो ये हार्मोन का सिक्रीशन भी करती है। आप देखो तो एक हो गया हमारा। दूसरा लेयर पे आ जाओ फटाफट। सेकंड, कोरियन के बाद दूसरे को बोलो एमनियन। देखिए एमनियन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था? एमनियोजेनिक सेल, यानी सेल्स ऑफ रॉबर का ये दूसरा नाम है। वो तो याद हो गया तुमको, इसलिए मैं दूसरा नाम लिख दे रहा हूँ। एमनियोजेनिक सेल प्लस मीजोडर्म, एमनियोजेनिक सेल प्लस मीजोडर्म। और बेटा ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट amniotic fluid to protect embryo from desiccation। समझते हो तुम लोग? ड्राइनेस, जो नहीं समझते हो यहाँ लिख ले, बाद में पूछना नहीं। डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस एंड मैकेनिकल इंजरी, कोई भी चोट लगने से ये बचाता है। कौन सा लेयर? एमनियोन। तो देखो एमनियोन एक फ्लूइड को सिक्रेट करता है, और उस फ्लूइड का दो इंपॉर्टेंट काम है। फ्लूइड का क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये फ्लूइड एम्ब्रियो को ड्राइनेस से बचाता है या जर्क या मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। तो ये दो बातें याद रखना, ठीक है। और एमनियन केवल रेप्टाइल्स, एब्स और मैमल्स, यानी राम, ऐसे याद रखो, रेप्टाइल्स, एब्स एंड मैमल्स, इनमें मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों कोरियन हो गया, एमनियन।
तीसरा लेयर बोलो कौन सा? एलेंटॉइस। अब ये क्या हम लोगों ने लिखा था? ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ यॉर्क सैक। ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ यॉर्क सैक। और ये देखो, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगा, पहला काम। और दूसरा, अब देखो प्लेसेंटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है गैसियस वेस्ट को रिमूव करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बनेगा एम्ब्रियो को, उसको रिमूव करने का काम भी किसका है बेटा? प्लेसेंटा का ही है। और न्यूट्रिशन तो देता ही है, वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एलेंटॉइस किस में मदद करता है? तो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अच्छा देखो, रेप्टाइल में एलेंटॉइस में यूरिक एसिड डिपॉजिट होता रहता है, मतलब वेस्ट डिपॉजिट होता है। बर्ड्स में डिपॉजिट होता है, पर ह्यूमन में डिपॉजिट नहीं होता है, ध्यान रखना। ह्यूमन में एलेंटॉइस वेस्ट को रिमूव कर देता है, डिपॉजिट नहीं करता है, ध्यान रखिए। और लास्ट बोल रहे हो बच्चों, यॉर्क सैक। अच्छा, यॉर्क सैक का फॉर्मेशन किसने किया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म। तुमको डायग्राम याद नहीं करना, ये तो डायग्राम मैं तुमको बता दिया ताकि ये जो टेबल मैं बता रहा हूँ ना, ये आप अच्छे से समझ सको। ये डायग्राम को लेके बेटा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना है कि सर इसको याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। ये बस हमको इस बात को समझने के लिए। तो ये कोई याद भी करे ना, तो ये बस लास्ट वाला इसको याद कर ले, तो सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यॉर्क सैक का काम बोलिए। तो आप जानते हो, इट इज हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? यॉर्क सैक, हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। और दूसरा, इट फॉर्म्स, अरे सभी को प्राइमोर्डियल जर्म सेल याद है? हाँ, तो इट फॉर्म्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो बेटा इसके दो काम, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में करना और हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक, आज हम लोगों ने बहुत अच्छा कवर कर लिया। अब लास्ट इसमें एक बच रहा है, हाँ, कॉरियन और एलेंटॉइस, ये दोनों बेटा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करते हैं। नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखो, पुष्पेंद्र प्रोटोथीरिया की अपन बात ही नहीं कर रहे बेटा, वो नीट के अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी उसमें उलझो नहीं और कंफ्यूज नहीं करो। हिमोपोएसिस का मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा नीचे एक पॉइंट लिखिए, यहाँ नोट डाल दीजिए, और एक ही बार बोलूंगा, कोई रिपीट करने को नहीं बोलना। लिखो, Chorion and allantois helps in formation of placenta. Chorion and allantois helps in formation of placenta. अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो मोएट हो गया ना अपना। एम का मतलब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट,
ऑर्गेनोजेनेसिस याद भी हुआ क्या सभी को? यस। ई का मतलब, ई का मतलब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप चारों देख लिए, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। अच्छा सुनो सुनो, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर में सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है? एंडोडर्म। ये भी कहीं नोट में लिख दिया हो ना, एंडोडर्म इज फर्स्ट फॉर्म लेयर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अच्छा, क्लीवेज एंड कब होता है? किस स्टेज के बाद क्लीवेज का एंड हो जाता है? क्लीवेज का एंड आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आज मैं बस डायग्राम बना दे रहा हूं, अगली क्लास में इसको लिख लेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्चुरेशन ये दो बचेगा, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है जरा इसको समझ लो। देखो बच्चों, प्लेसेंटा एक टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय बोथ मैटरनल टिश्यू और एंड फीटल टिश्यू। मदर और फीटस दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लेसेंटा का। तो लिखो जल्दी से, लिखिए, प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन। प्लेसेंटा इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब बेटा 3 जर्मिनल लेयर होते हैं। प्लेसेंटा is a temporary endocrine organ which is partially formed by maternal tissue and partially by fetal tissue। तो फीटस और मदर दोनों मिलकर बच्चों किसको बनाते हैं? प्लेसेंटा को। ठीक है। अभी हम लोगों ने इम्प्लांटेशन पढ़ा, तो वहां पे पढ़ा था, जरा ध्यान कीजिए, ये था यूट्रस। यूट्रस में बच्चों ये था डेसिडुआ, याद आ रहा है सभी को? तो देखो क्या होता है, ये कोरियन आया। अब कोरियन समझ गए ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो, क्या बोल रहे हो? कोरियन। जो सबसे बाहर कौन सा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन। क्लियर हो गई ना बात सभी को? तो बेटा ये देखिए, ये जो कोरियन है ये यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे विलाई फॉर्म करता है, और अपने आप को किसके साथ अटैच कर लेता है? एंडोमेट्रियम के साथ। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोरियन, ये किसका टिश्यू है? कोरियन इज टिश्यू ऑफ फीटस। और मदर के टिश्यू को क्या बोल रहे हो आप? डेसिडुआ। तो डेसिडुआ और कोरियन दोनों जहां पे मिल गए, यानी इस साइट पे देखो, इस साइट पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लेसेंटा का। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लेसेंटा। तो मैं जरा इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। देखो ये है डेसिडुआ, मदर के टिश्यू को हम पहले नाम देते हैं। तो ये डेसिडुआ, डेसिडुआ में बेटा आउटर मोस्ट लेयर ये जो आप देख रहे हो ये है एपिथेलियम। और एपिथेलियम के नीचे हमेशा क्या होती है आप लोग जानते हो? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है यूटेराइन एपिथेलियम। ओके। आज आप ये बताओ, क्या यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ब्लड वेसल्स भी एसोसिएटेड होगी, कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड होंगे? होंगे। और यहाँ पे है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये रहा ब्लड वेसल। आप ब्लड वेसल के एपिथेलियम को क्या बोलते हो? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसा बोलते हो ना, जिसका दूसरा नाम है बच्चों एंडोथेलियम। ये क्या है बेटा? एंडोथेलियम। और आप देखो ब्लड वेसल के अंदर ये प्रेजेंट है ब्लड। ये क्या प्रेजेंट है? ब्लड। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यूट्रस की डिफरेंट लेयर बना दी।
एंडोथेलियम और ये बेटा ब्लड। और अब इस पे आके देखो किसका अटैचमेंट हो रहा है, ये ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसको आप क्या बोल रहे हो, कोरियन। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे बच्चों। यहां मैं लिख दे रहा हूं अभी तो कोरियन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस नहीं करना इसको। तो कोरियन, तो ये हो गया फीटल टिश्यू, और ये सारे क्या हो गए, मैटरनल टिश्यू। तो फीटल और मैटरनल टिश्यू मिलकर बच्चे क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा। हाँ, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अगली क्लास में बस 5 मिनट का पार्चुरेशन बचा है, वो फिनिश करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, वो 2 पेज का टॉपिक है, बहुत छोटा सा। ठीक है, क्या बोल रहे हो प्राची, एक बार बोलो बेटा। प्लेसेंटा का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो, लिख लो। प्लेसेंटा इज टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन। Placenta is temporary endocrine organ which is partially formed by fetal tissue and partially by maternal tissue. चलिए, थैंक यू। तो आज इसको अच्छा, क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, एनसीईआरटी एनएफ है बेटा, मॉड्यूल। तो आपको देखो, जो आपको नोट दिया ना मैंने क्लास में, वो एनसीईआरटी और मॉड्यूल को मिला के आप कोई भी बुक उठा लो दुनिया की रिलेटेड टू नीट, वो बन जाएगा। क्वेश्चन करके देखो ना आप, सारा बनेगा, घबराओ नहीं। क्वेश्चन बन रहा है सभी को। हाँ, तो बस काफी है। चलिए, थैंक यू।